स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। दुनिया भर में इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक अजीब सी टेंशन है। उसके अलावा आप देखो तो चाइना में ग्रोथ रेट घट रहा है। इसीलिए जापानीज बैंक जो लगातार चाइना के ऊपर बुलिश थे, पिछले 5 सालों में उन्होंने जो भी अपने फंक्शंस हैं उसको 20% से कम किया है चाइना से, और वो अब और अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। वैसी अपॉर्चुनिटीज में जो एक मेजर डेस्टिनेशन बन के आ रहा है वो है इंडिया। क्यों हम बोल रहे हैं मेजर? क्योंकि इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर भी उस लाइन में है कि अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट निकाला जाए तो कहाँ लगाया जाए। इंडिया का पल्ला भारी इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के पास है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी 28-29 साल के लोग जो कामकाजी हैं। इंडिया के पास है एक ग्रोथ स्टोरी जो कि इंडिया की ज़रूरत भी है, और उसके अलावा क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इतनी ज़्यादा है तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी दुनिया भर के जो बैंक्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट क्या हम उस अपॉर्चुनिटी जो हमारे दरवाजे पर नॉक कर रही है, क्या हम उसको पूरी तरह से गले लगा पाएंगे, या फिर से जो China+1 पॉलिसी का हमें फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि जापान हमारा दोस्त भी है, क्या या फिर हम उसको सिंगापुर और इंडोनेशिया से फिर से हार जाएंगे? इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं, डेटा से समझते हैं, और कहाँ इंडिया लैग करता है उसको भी समझेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। आज हम समझेंगे कि वाई इज जापान चूजिंग इंडिया ओवर चाइना एंड व्हाट आर द संकट के बादल, उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। और डेटा पॉइंट्स के साथ हम ये समझेंगे कि कैसे जापानीज बैंक हट रहे हैं चाइना से, क्यों हट रहे हैं, इंडिया क्यों आना चाहते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, चाइना आउट, इंडिया इन है, वेरी गुड। तो जापान का 100 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट है, अराउंड $68 बिलियन का अगले 10 सालों में। अब उसके लिए 3 सबसे धुरंधर कंट्रीज जो आगे हैं वो है इंडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। अब हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं उस डेटा को, चलो बात करते हैं। तो देखो, जापानीज बैंक्स जो हैं, जो चाइना में बहुत इन्वेस्ट करते थे, बहुत लोन्स देते थे, अब वहां से धीरे धीरे हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शट डाउन कर रहे हैं, बट अपने ऑपरेशंस को कम कर रहे हैं। 20% से ज़्यादा ब्रांचेस को बंद कर दिए हैं मेगा जापानीज बैंक, और 40% मतलब लगभग लगभग आधा कर दिए हैं अपनी लेंडिंग इन चाइना। यानी अब चाइना के कंपनीज को, चाइना के रियल्टर्स को उतने लोन नहीं जा रहे हैं जापान से, क्योंकि जापानीज बैंक को ये दिख रहा है कि अब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और फायदे की कमी है। क्योंकि घूम फिर के कैपिटलिज्म का मोटिव क्या है? कैपिटलिज्म रिलेट्स टू प्रॉफिट मोटिव। जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा इन्वेस्टमेंट वहाँ होगा। अगर चाइना में से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट हट रहा है। तो ये हमारा समय है कि हम कायदे से स्ट्रैटेजिकली अलाइन करें अपने आप को और बन सके ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट। तो देखो, जापानीज जो मेगा बैंक है वो बिलियंस इंडिया में पुट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं किया है, कर दिया है। 2000 अगर आप देखो तो 20% शेयर खरीदा है श्रीराम फाइनेंस में $4.4 बिलियन देके, 20% स्टेक खरीदा है यस बैंक में $1.6 बिलियन देके, और एवेंडस एक इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गए। यानी अगर हम पिछले 2016 से 2026 यानी पिछले 10 साल की बात करें तो सिर्फ एक्विजिशन और मर्जर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात कर ले तो लगभग लगभग $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया आया है। $20 बिलियन 10 साल में, और उसमें भी सिर्फ 2025 को अगर देख लोगे तो लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर इंडिया की फाइनेंशियल कंपनीज में जापान ने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि इंडिया में भी आगे चल के दुनिया भर अब China+1 पॉलिसी की तरह इंडिया को देख रही है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको खुले हाथ से ले सकते हैं या नहीं, अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो JBIC यानी जापानीज बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स, ये सर्वे करता है और बताता है कि पिछले 4 साल से इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन है जापानीज बैंक का और जापानीज इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करने के लिए। इस साल भी 62% के आसपास वोटिंग के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से 62% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये कहा गया है कि इंडिया में ही जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे US है
और चाइना तो खैर इसमें अभी है ही नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज हों, सेमीकंडक्टर पुश हो, भाई 50% पीएलआई स्कीम, लगभग 78,000 करोड़ पीएलआई स्कीम के थ्रू सिर्फ सेमीकंडक्टर को दिए जा रहे हैं। और दुनिया भर इस समय, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी परिवर्तन आया है, तो ताइवान के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तो ताइवान +1 किसी और जगह पे सेमीकंडक्टर बनाने की खोज की जा रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आया है, क्योंकि कैपेक्स लगातार पिछले 4 साल में लगभग ऑन एवरेज लगभग 11-12 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, ठीक। और ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे 62% ऑफ द जीडीपी इज बिकॉज ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारा कंजम्पशन डिमांड भी अधिक है, मीडियन एज भी अधिक है, सेमीकंडक्टर मिशन भी है, और इसकी वजह से दुनिया भर के देश जो हैं, खासकर जापान, अपने पैसे को इंडिया ले आना चाहता है। यानी अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन युआन ये, जिसका मतलब है लगभग $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकता है। इसके अलावा जापान इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट करता भी रहता है, चाहे वो बुलेट ट्रेन ही क्यों ना हो, आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है कि चाइना अब डेस्टिनेशन क्यों नहीं रहा, बट उससे पहले बता दूं, जब थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, कि अगर आपको सीरियसली सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हो और ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आपको 300+ लाने में मदद करे, एक सीधा साधा ग्राफ बेस्ड ऑप्शनल है जिसमें आपको रटना नहीं है, कंसेप्चुअल है और उसके एप्लीकेशन पे बात होती है। इसीलिए पिछले 10 साल के यूपीएससी डेटा में टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शनल में रहा है इकोनॉमिक्स ऑप्शन। इस साल खुद AIR4 रैंक क्लासरूम कोर्स AIR4 रैंक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का रहा है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जिसको प्रीलिम्स भी पार करना है, मेंस भी निकालना है और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर चाहिए, उसके बाद एक अच्छा सिविल सर्वेंट भी बनना है, ताकि 2047 तक इंडिया को आप बेस्ट कंट्री, लाइक डेवलप्ड कंट्री बना सके। तो डेवलप्ड कंट्री बनता कैसे है? पैसे से, इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी अच्छा करने वाला ब्यूरोक्रेट बनना है अगर, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए है। अब इकोनॉमिक्स ऑप्शन के ऊपर आपको और चर्चा चाहिए, कोई और बातचीत करनी है, कोई कंफ्यूजन है, तो फॉलो मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम, राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com। अब कोई भी दिक्कत है, आई विल रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू मी, आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। अब बात करते हैं कि चाइना क्यों अपनी अपील खो रहा है। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात, ग्रोथ स्लो हो रही है उधर, क्योंकि अब वहाँ एज बढ़ने लगी है और पॉपुलेशन डाउन होने लगी है। वो वन चाइना पॉलिसी की वजह से अब चाइना की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। उसके अलावा आप जानते होंगे कि चाइना कहो या दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो थी एवरग्रांडे, वो भी बैंकरप्ट हो गई। तो रियल एस्टेट में भी कोलैप्स हुआ है, डेट बॉम्ब हुआ है और फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन दिख रहा है, क्योंकि कुछ एक शहरों को छोड़ दिया जाए तो अब चाइना के जो Tier 2 या Tier 3 टाउन्स है, वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी 2020 के पहले, अब वो कम होने लगी है, बिकॉज ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज और लैक ऑफ ट्रस्ट इन द चाइनीज इकोनॉमी आफ्टर कोविड। उसके अलावा कॉस्ट बढ़े हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ा है और लोकल कंपटीशन बढ़ने की वजह से। इसके अलावा क्योंकि चाइना अब सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है, एक बात ये भी है कि चाइनीज ईवी दुनिया भर में फैल गई हैं और चाइनीज ईवी की जो बैटरीज हैं, खासकर इंडिया में कंपनीज लाइक महिंद्रा वही BYD की बैटरी यूज कर रही है, चाइनीज बैटरी, तो उस टेक्नोलॉजी के कोई आस पास भी नहीं है। वहीं जापानीज कार कंपनीज अब इसमें लगातार पिछड़ते जा रही हैं, लेबर कॉस्ट बढ़े हैं, चाइनीज कंपनीज आगे बढ़ रही हैं। तो जापान को एक एबल अल्टरनेटिव चाहिए। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि ताइवान का टेंशन है, सेमीकंडक्टर चिप्स सारी ताइवान में बनती है ज़्यादातर। US चाइना में ट्रेड वॉर चलता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल के ऊपर बातें चलती है। एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या? चाइना जिसको चाहता है एक्सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल और लिथियम, ये सब कुछ चाइना में लगभग 80-90% चाइना में ही रिफाइन होता है। तो चाइना को जब मन करता है, चाइना जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देता है, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि चाइनीज ईवी मार्केट के अलावा बाकी जो मार्केट्स हैं वो शायद कभी बढ़े ही ना। प्लस डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब, क्योंकि राइजिंग पॉपुलेशन है और वर्कफोर्स कम हो रही है थैंक्स टू वन चाइना पॉलिसी। और यही इंडिया के लिए विनिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड, 28-29 साल के काम करने वाले लोग। जापान में एक एजिंग क्राइसिस है, लोग कम हो रहे हैं, जापान बेसिकली बूढ़ा हो रहा है। तो 1990 के बाद से हम यही बोलते हैं ना कि जापान का एक लॉस्ट डेकेड है, क्योंकि ग्रोथ अब नहीं हो रही, वहाँ पे संकुचित हो गई, लोग ही नहीं है। जब लोग नहीं हैं तो काम कौन करेगा, और जो सप्लाई होगी उसको खरीदेगा कौन? इंडिया के पास लोग बहुत हैं, तो इंडिया के पास एक मैसिव फ्यूचर कंज्यूमर बेस है और उसके साथ साथ मैसिव लेबर सप्लाई भी है, ठीक।
उसके अलावा पॉलिसी फायर पावर, क्यों PLI स्कीम हो, सेमीकंडक्टर का इंसेंटिव हो अराउंड 78,000 करोड़, मेक इन इंडिया हो, डेटा सेंटर हो, और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात, जैसे जापान ने तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन के लिए इन्वेस्ट किया ही हुआ है। ठीक, उसके अलावा ट्रस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है जापान का इंडिया, क्योंकि चाइना के साथ जापान की कभी नहीं बनी है, कभी भी नहीं। तो इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम ये देखो कि जापान भले ही बहुत महंगा देश हो, बट इंडिया से अगर आपको जापान जाना है तो वीज़ा का कॉस्ट सिर्फ 500 रुपये। इतना सस्ता वीज़ा आपको कहीं और का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रस्टेड मेंबर है, क्वाड के मेंबर हैं, यूएस के साथ अपना बनता है, वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया पे ट्रस्ट करता है। चाइना +1 का परफेक्ट अल्टरनेटिव है इंडिया, क्योंकि यहाँ भी देयर इज अ सरप्लस लेबर अवेलेबल। उसके अलावा प्रूव एंड ग्रोइंग इकोसिस्टम है, क्योंकि मारुति सुजुकी, मतलब दुनिया भर में सुजुकी की गाड़ियां सबसे ज़्यादा अगर कहीं बनती और बिकती हैं तो वो इंडिया है। सुजुकी की गाड़ियां इंडिया से बन के जापान में एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली बूम कर रहा है। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग चुकी है, एप्पल यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेमीकंडक्टर हमारा अगला टारगेट है, तो जापान हमको एक लाइक अ न्यू ब्राइट अपॉर्चुनिटी देख रहा है। तो अगर हम मनी को भी फॉलो करें तो लगभग $43 बिलियन के आसपास 2000 के बाद से आज तक जापान ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। आने वाले 10 साल में $68 बिलियन और इन्वेस्ट करने वाला है, यानी जितना आज तक इन्वेस्ट हुआ है 24 साल में, उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल में करने का प्लान है। जापानीज इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2025 में देखा जाए तो अराउंड $9 बिलियन का है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंपनी से, बाकी हटा दो। और JBIC का वोट शेयर भी ये कहता है, 62% ऑफ द इन्वेस्ट लोग कहते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया के पास होना चाहिए जापान का, और ये एक रिकॉर्ड हाई है, यानी पॉपुलैरिटी रेटिंग में भी इंडिया जापान में सबसे ऊपर है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी अगर देखें तो जापानीज जायंट्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, क्यों, चाहे वो सुजुकी हो, टोयोटा हो, होंडा हो, सबके बड़े बड़े प्लांट्स इंडिया में हैं। इंडिया से ही गाड़ी बन के दुनिया भर में, इवन जापान में एक्सपोर्ट होती है, सुजुकी की और टोयोटा की। सुजुकी और टोयोटा तो पार्ट शेयरिंग करते हैं, मॉडल शेयरिंग भी करते हैं। ठीक, फाइनेंस और बैंकिंग की अगर बात करें तो 3 बड़े, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे येस बैंक हो, चाहे वो आपकी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, जापान उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, तभी तो $9 बिलियन 2025 में इन्वेस्ट हुआ है। केमिकल की अगर बात करें तो मेजर जापानीज केमिकल फर्म चाइना से बाहर निकल रही है, क्योंकि चाइना अब रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना बड़ा होने लगा है और वो इंडिया को आई कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर और टेक की अगर बात करें तो इंडिया को अब पैसा चाहिए। अगर सेमीकंडक्टर मिशन को आगे ले जाना है 3-4 कंपनियों से आगे, तो इंडिया में चाहिए बहुत सारा पैसा, और वो बहुत सारा पैसा क्रेडिट कहाँ से आएगा, विदेश से। FDIs FIIs इस समय ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो जहाँ से भी पैसा मिले हमें वो अच्छा है। तो अगर अगले 10 साल में एक देश कह रहा है हम $68 बिलियन डाल रहे हैं आपके देश में, अगर आप रिफॉर्म्स करते रहे तो इंडिया के लिए सोने पे सुहागा। लेकिन एक रियलिटी चेक भी है, क्यों, क्योंकि इंडिया में रेजिस्टेंस बहुत है चेंज और रिफॉर्म के प्रति, रेगुलेटरी मेज है, इतने सारे फाइल्स के बीच में कई बार चीज़ें दब जाती हैं कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे मूव करता है। तो रेगुलेटरी लाइसेंसिंग प्रॉब्लम, तो मल्टी लेयर रूल्स हैं, लैंड अप्रूवल जल्दी मिलते नहीं हैं। लैंड अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से हमारा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है 2027-28 तक जा रहा है। इसीलिए वियतनाम और थाईलैंड को कई बार फर्म्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ लेबर और लैंड रिफॉर्म्स आ चुके हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अगर देखें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अब भी आई है। हाँ, सरकार की कुछ डेटा ये कहते हैं कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट घट के 8% के आसपास हो गया है, बट ग्लोबली इसको इतना माना नहीं जाता है, इट्स अराउंड 12-14%। इवन पावर प्रॉब्लम इज़ देयर, बड़े बड़े शहरों में जैसे गर्मी बढ़ी है, लाइट जाने की समस्याएं बढ़ी हैं। उसके अलावा अगर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें, बेहतर हो रहा है, ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास। अगर हम एक शाइनिंग एग्जांपल छोड़ दें दिल्ली, तो उसके अलावा कोई भी बड़ा ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। स्किल्स की अगर बात करें तो इंडिया में लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ स्किल लेबर है। 15 लाख इंजीनियर हर साल बन के निकलते हैं, इवन इंजीनियर्स भी इंडिया में मार्केट रेडी नहीं है, यानी पहले आपको जापान को इन्वेस्ट करना पड़ेगा हेविली ट्रेनिंग में। इवन PM कौशल विकास योजना भी सक्सेसफुल नहीं रही है, स्किल इंडिया मूवमेंट भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है स्केल की, तो चाइना का स्केल इंडिया से लगभग 10 गुना बड़ा है, लेबर एफिशिएंसी ज़्यादा है, मशीन्स को ज़्यादा तेज़ी से बना सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से फैक्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अभी इंडिया उसमें लगभग 5 साल 10 साल चाइना से पीछे है।
यानी जापान को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्किलिंग में ही बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने वो काम नहीं किया है। एंड दैट इज वन ऑफ द पॉइंट जो रेजिस्टेंट करता है जापानीज कंपनीज को इंडिया आने से, कि हम यहाँ आके पैसा लगा भी दिए तो काम कौन करेगा, वो चाइना के लेवल का हमें एफिशिएंसी कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो रोड अहेड है, अब वो हमारे ऊपर है, हमारे देश की सरकार के ऊपर है, हमारे देश के लोगों के ऊपर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि देखो सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब के ऊपर हमारे यहाँ प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। ईवी कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं, डेटा सेंटर्स खोले जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया जा रहा है। इवन 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी कर पा रहे हैं। डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है और हम ये सस्टेन्ड 10 ट्रिलियन येन का कैपिटल फ्लो देख सकते हैं, हम रख सकते हैं। बट देर आर रिस्क ऑल्सो, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोसेस बहुत ही स्लो है, ग्लोबल जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, आपको साइट्स चुनने की बार बार साइट्स चुनने का प्रेशर दिया जा रहा है कि आप यूएस के साथ हैं या नहीं है, ये है वो है। इंडिया चाइना का लगातार टेंशन इस समय बना हुआ है, क्योंकि चाइना बड़ा होते जा रहा है, तो अब वो अपने आप को एशिया का इकलौता सुपर पावर बना के प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके अलावा कंपटीशन है वियतनाम से, इंडोनेशिया से और सिंगापुर से। उसके अलावा एग्जीक्यूशन गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किलिंग में, और पॉलिसी की जो कंसिस्टेंसी है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कई बार चेंज हो जाता है। ठीक है, अचानक से 1 साल 2 साल में पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो पॉलिसी अगर अचानक चेंज होती है ना, तो उससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होता है। तो हमें जो बहुत फोकस करने की बात है, सिंगल विंडो क्लियरेंस और लैंड और लेबर रिफॉर्म करने के साथ साथ हाईली स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, अगर हम जापानीज इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा इंडिया आते देखना चाहते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, और इसीलिए यूपीएससी के लिए ये जो आज हमने केस स्टडी देखी है वो एक गोल्ड माइन है। जीएस पेपर 2 आईआर के लिए, इंडिया जापान रिलेशन में, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए है ही, एफडीआई ट्रेंड्स देखना हो आपको, एक्सटर्नल सेक्टर देखना हो, अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे, उसके साथ मिला के इस वाले केस स्टडी को एनालिसिस आप कर सकते हो। और ऑप्शनल के लिए तो खैर ये आप यूज़ करोगे, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी हो, इंडिया का इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स हो, ये सब कुछ ऑप्शन का पार्ट तो है ही। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी हमने की है ये यूपीएससी के लिए भी एक गोल्ड माइन है। तो इंडिया के लिए क्या है, इट्स अ वन इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास, कि आने वाले 10 साल में सिर्फ एक देश लगभग $70 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, और मैन्युफैक्चरिंग का जो बूस्ट हम देना चाहते थे कि हम 25% मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच जाए, शायद ये वो मौका है हमारे पास, और ये वो इकलौता मौका है जो दुनिया को दिखा सकता है कि इंडिया भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। फाइनेंशियल डीपनिंग होगी, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है हमें 10 ट्रिलियन युआन के आसपास का। ग्लोबल वैल्यू चेन का हम पार्ट बन सकते हैं, असेंबली करने से आगे बढ़ेंगे, डिज़ाइन और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जापान से हमें टेक्नोलॉजी भी तो मिलेगी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो सकता है, जैसा चाइना के आसपास इस समय है। चाइना के पास एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि तुम यहाँ से तेल लो, यहाँ से मत लो। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ही, लगभग $70 बिलियन आपको 10 साल में आ रहा है। इतना इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं करने वाला है इंडिया, जो एक देश करने वाला है जापान। तो हमें उसके लिए भी रेड कारपेट लगाना होगा, नहीं तो फिर हम वही वियतनाम, इंडोनेशिया और सिंगापुर से हार जाएंगे। हम 1990 में चाइना से हार चुके हैं, 1980 में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को लेके। क्या हम दोबारा हारना चाहते हैं? अब वो हमारे और हमारी सरकार के ऊपर। तो बॉटम लाइन यही है कि चाइना को अबैंडन नहीं कर रहा है जापान, लेकिन कम कर रहा है, और वो जो कम कर रहा है जब चाइना से इन्वेस्टमेंट, वो हमको पूरा उठा के इंडिया में ले आना है और बिग विनर बनना है। यानी चाइना की जो चैलेंज है वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बशर्ते हम प्रॉपर रिफॉर्म्स कर रहे हों और ये भरोसा दिला रहे हों इन्वेस्टर्स को कि आपका पैसा भारत में आएगा तो उससे ज़्यादा बना के हम आपको वापस कर पाएंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा देश, हमारे देश के लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे देश की पॉलिसी मेकर्स इसके लिए तैयार हैं? अब ये सोचना आपका है। कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या सोचते हो कि क्या हमारी सरकार रिफॉर्म्स करने को तैयार है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा सके, या फिर सब कुछ एक मार्केटिंग और ढोल पीटना रह गया है? कमेंट डाउन बिलो। विल मीट अगेन सून, एंड ऑलवेज रिमेंबर, इकोनॉमिक्स ऑप्शन का बैच एडमिशन्स ओपन है, तो अपने अगले साल के प्रीलिम से जितना पहले आप ऑप्शन खत्म करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जून में बैच शुरू होने वाला है 24 तारीख से, उससे पहले ले लो एडमिशन। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द क्लास सून इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन। बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।